तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था अर्थ डेमन ने हमारे एमसी को हिडन स्पिरिट ग्रुप का मेंबर बना लेता है। अब आगे हमें ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि वो प्लेयर जहां सिल्वर स्पिरिट ग्रुप के मेंबर्स को ट्रेनिंग किया जाता है, वो एकेडमी जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग का मैदान अभी सिस्टम पे लिख के आता है, आज से आप ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के साथ होंगे। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लेसन बिगिनर। सामने वाला बंदा कहता है कि अब केवल एक ही चीज बची है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है और जियोप्पा का स्टेटस दिखाया जाता है। सिल्वर स्पिरिट ग्रुप का ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, हेल्थ 66 लाख, इंटरनल एनर्जी 56 लाख और वो सुप्रीम मास्टर होता है और कॉम्बैक्ट पावर 85 लाख। जियोप्पा कहता है, अब मुझे समझ आया कि गोनमा तुम्हारे साथ है। ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इतना क्यूरियस क्यों था। ये कोर्स यूजुअली सिल्वर स्पिरिट ग्रुप के सबसे प्रतिभाशाली मेंबर्स को भी पूरा करने में 3 वर्ष से ज्यादा समय लेता है, लेकिन तुमने इसे सिर्फ 4 महीने में पूरा कर लिया। मैं वाकई बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियोप्पा कहता है, लेकिन तुम अपनी करंट एबिलिटीज के साथ तुम गोनमा की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाओगे। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वो बताता है कि क्या तुमको पता है कि चोनमा के डिसाइपल कितने पावरफुल हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं सर। तो बताता है, फर्स्ट डिसाइपल सेल्मा, उसके ग्रुप में 4 सुप्रीम डेमन मास्टर्स है, इंक्लूडिंग वो खुद ही शामिल है। दूसरे डिसाइपल मायू के 2 सुप्रीम डेमन मास्टर हैं, साथ ही दर्जनों एडवांस डेमन मास्टर भी। थर्ड डिसाइपल आर्योन के भी 2 सुप्रीम डेमन मास्टर थे, लेकिन ये सब नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वो कहीं सन्यासी मास्टर को भी राजी करने में सफल रही। सेकुलेशन से बाहर आना और उसका समर्थन करना। तभी सिस्टम पे हमें इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। पहला सुप्रीम मास्टर होता है और उसके ऊपर एडवांस डेमन और उसके ऊपर सुप्रीम डेमन और उसके ऊपर डेमन कल्ट। हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि माउंट वॉस सेक्ट के जियोन म्योंग उन लोगों में से एक थे। हमारा हमसी उससे कहता है कि गोनमा के बारे में क्या। तो वो बताता है कि अनलकीली गोनमा के पास कोई नहीं है। तो हमारा हमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या, तो फिर अब तक किसी ने गोनमा पर हमला करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो वो बोलता है, ये बात तुमको आश्चर्यजनक कर सकती है, लेकिन यह गोनमा की क्षमताओं के कारण है। क्या तुमने डिवाइन डेथ स्टार के बारे में सुना है। तो हमारा हमसी कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि गोनमा एक डिवाइन डेथ स्टार है। और हमें डिवाइन डेथ स्टार के बारे में कुछ बताया जाता है। एक टाइप का डिवाइन ब्लेस्ड वॉरियर है, मिलेनियम में केवल एक ही बार प्रकट हुआ है। वो किसी भी मार्शल आर्ट स्किल को सीखने में एबल है और उनमें बिना किसी ट्रेनिंग के वॉर गॉड बनने की एबिलिटी है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जिसके अंदर डिवाइन डेथ स्टार है, वो डेमोनिक मार्शल आर्ट सीख सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वो इमोर्टल हो जाता है। मैंने सुना है कि डिवाइन डेथ स्टार आमतौर पर 16 वर्ष की उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। तो जियोप्पा बोलता है कि ये सच है। उनमें से अधिकतर लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं, क्योंकि वे अपने पागलपन पर काबू नहीं रख पाते हैं। यही कारण है कि चियोनमा ने गोनमा को अपना 4th डिसाइपल चुना। गोनमा डिवाइन डेथ स्टार से अलग है। तो हमारा हमसी कहता है, तो फिर गोनमा डेमोनिक कल्ट का हेड हो सकता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम भाग के खिलाफ नहीं जा सकते। एक डिवाइन डेथ स्टार हमेशा एक डिवाइन डेथ स्टार ही रहेगा। अगर गोनमा अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को मुक्त करने का निर्णय ले, ये गोनमा का अंत होगा। लेकिन वो पावर एक सुप्रीम डेमन मास्टर की पावर से भी ज्यादा है। गोनमा का डेस्टिनी एक बार सारी पावर छोड़ देना, फिर मर जाना है। हमारा हमसी कहता है कि अब मुझे समझ आया। तो इस प्रतीक का अर्थ है कि गोनमा में डिवाइन डेथ स्टार की असीम पावर है। हमारे हमसी से जियोप्पा कहता है, तुमको पता है इसका क्या मतलब है ना। किसी भी तरह से गोनमा की मदद करने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो हमारा हमसी कहता है कि हाँ सर। तो ऐसे सिचुएशन में सिल्वर स्पिरिट ग्रुप का गोल क्या है। तो वो बताता है कि हमारा गोल जानकारी को इकट्ठा करना है, अदर डिसाइपल्स को नीचे लाने के लिए। फिर हम बचे हुए अंतिम डिसाइपल को नष्ट करने के लिए अपनी पावर में सब कुछ करेंगे। एक ही फॉल्ट सब कुछ तय कर देगी। वो जानते हैं कि वो जुड़वा नहीं है बन सकते, इसलिए उनका गोल केवल ये सुनिश्चित करना है कि वो हारे नहीं है। ये एक रियलिस्टिक है प्लान है जिसका परिणाम निश्चित है। उदास मत हो, तुम कभी नहीं जानते कि जीवन में चीजें कैसे चलेंगी। लेकिन अभी अगर तुम डेड स्पिरिट कंपनी के कैप्टन बनना चाहते हो, तो तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। मैं तुम्हें अगले लेवल तक पहुँचने के लिए ट्रेनिंग करवाऊंगा। आराम से उसे कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी करूंगा। यह फ्यूचर के बारे में चिंता करने का समय नहीं है, अभी यही सब मायने रखता है। हर कीमत पर स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जियोप्पा कहता है कि अब तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो हमारा हमसी भी कहता है कि ठीक है सर। तभी सिस्टम पे लिख के आता है, सुप्रीम मास्टर बनो, डे 1 कंप्लीट करो एक दिन में। स्लैशेस को हॉरिजॉन्टल स्लैश 10,000 मारो, वर्टिकल स्लैश 10,000 करो, डायगोनल स्लैश 10,000 करो, स्टेप्स अपर स्टेप 10,000 करो, मिड स्टेप 10,000 करो, लोअर स्टेप 10,000 करो। ये
देख के तो हमारा अंशी भी चौंक जाता है। जियोप्पा कहता है कि चलो शुरू करते हैं। फिर ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। हमारा अंशी शॉर्ट से प्रैक्टिस कर रहा होता है। डे 1, डे 2, फिर डे 3, डे 6 निकल जाता है। अंशी कह रहा होता है कि अदर रास्तों के विपरीत इस ट्रेनिंग के लिए समय की कई कमी नहीं थी। अरे मैं एक दिन में ये सब कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं प्रत्येक चाल को पूरी तरह से सही ढंग से नहीं करता तो संख्या नहीं बढ़ती। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। 13 दिन हो गए होते हैं, 14 दिन हो गए होते हैं और हमारा अंशी कह रहा होता है कि और उन्हें अवश्य कुल में नहीं गिना गया। ऐसे ही डे 16 हो जाता है और हमारा अंशी कहता है कि लानत है। फिर हमें डे 17 का दिखाया जाता है जहाँ सारे मिशन कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा अंशी भी कहता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया। तभी फिर से सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम पे लिखा होता है कि आपको शॉट को स्विंग करना है 10,000 बार, साइड स्विंग 10,000 बार, फॉरवर्ड स्विंग 10,000 बार, बैक स्विंग 10,000 बार। ये देख के तो हमारा अंशी पागल हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और 29 दिन हो जाते हैं और हमारा अंशी कहता है कि फाइनली अब ये भी खत्म हो गया है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है स्क्वाड नंबर बढ़कर 20,000 हो गई है। लास्ट डे, 1 महीने की ट्रेनिंग के रिजल्ट कुछ नहीं है। तो हमारा अंशी कहता है क्या शिफ्ट हो? क्या हमें ऑफिस ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी का दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा जियोप्पा से कहता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि वे काफी एबनॉर्मल हैं सर। तो जियोप्पा भी देखता है तो ये बंदा कहता है कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि 6 महीने के अंदर वे सभी सुप्रीम मास्टर होंगे और हमें इसके बारे में बताया जाता है। ये ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है बेक रियोंग। तो जियोप्पा कहता है कि मैं देख रहा हूँ उन सभी को एक्सेलेंट स्कोर मिले हैं। जहाँ तक कि योरिम चैंगसोंग और योंगजिन का सवाल है, मैं आश्चर्य नहीं हूँ क्योंकि उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोरयोंग भी इस सूची में शामिल होगी। तो ट्रेनिंग का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है सोरयोंग एक्सट्रीमली चतुर है सर। वो आसानी से अधिकांश लोगों को मूर्ख बना सकती है। प्रोबेबली इसी तरह उसने मार्शल आर्ट एकेडमी भी पास की होगी। तो जियोप्पा कहता है कि गोनमा निश्चित रूप से प्रतिभा को पहचान लेता है। हमने वाला कहता है कि मैं सहमत हूँ सर। तो जियोप्पा कहता है वैसे क्या वो एकेडमी जो डेड स्पिरिट कंपनी का अलग कैप्टन माना जा रहा है अभी भी ध्यान में है? तो ट्रेनिंग का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हाँ सर, वे पिछले 3 महीनों से लगातार मेडिटेशन कर रहा है। जियोप्पा कहता है कि और वो कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा है? तो सामने वाला कहता है कि नहीं सर, ये सिर्फ मेरी निजी राय है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उनके जैसे किसी पर्सन को डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन चूज करना सच में एक अच्छा रास्ता होगा। जियोप्पा कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों? तो वो बोलता है वो पिछले कई महीनों से केवल बुनियादी टेक्निकों का अभ्यास कर रहे हैं। अब तक उनमें परिवर्तनों के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना चाहिए था। क्या यही वो बात नहीं है जो आप उसे सिखाने की उम्मीद कर रहे थे सर? तो जियोप्पा कहता है हंसते हुए तुम्हारी बात सही है लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। वो लड़का बिना सोचे समझे वही टेक्निकें नहीं दोहरा रहा है। हर बार जब कोई एग्जीक्यूट करता है तो उसके पूरे बॉडी में प्योर क्यूआई सर्कुलेट होती है। ये बात सुन के तो वो भी चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि प्योर क्यूआई एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारी तलवार की नोक को ज्यादा पावर प्रदान करने के लिए इंटरनल क्यूआई को डिलीवर करती है। तो जियोप्पा से वो कहता है तो क्या वो इस पूरे समय इसी में माहिर रहा है? तो जियोप्पा कहता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है या नहीं। समय आ गया कि जाकर पता लगाएं कि वो कैसा काम कर रहा है। हमारे एमसी के पास दोनों आ जाते हैं। हमारा एमसी भी कहता है कि ग्रीटिंग सर। तो पीछे से वो कहता है क्या तुमने वो कार पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था? तो हमारा एमसी कहता है मैंने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की सर। तो जियोप्पा कहता है कि क्यों? तो हमारा एमसी कहता है कि केवल मैं, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो जियोप्पा कहता है तो तुम किस बारे में सोच रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं सोच रहा था क्या सच में कोई परफेक्ट टेक्निक एग्जिस्ट करती है? तो जियोप्पा कहता है कि और क्या तुमको आंसर मिला? तो हमारा आंसर कहता है कि मेरा आंसर है ये इम्पॉसिबल है। तो जियोप्पा कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुमको आंसर मिल गया है? तो हमारा आंसर कहता है कि क्योंकि मैं सोच रहा था इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जाए। तो जियोप्पा कहता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जाए? तो हमारा आंसर कहता है कि हाँ सर, अगर ट्रू परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब मैंने इसे बॉर्डर से देखा मुझे फील हुआ कि ये जरूरी नहीं कि गलत भी हो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका अर्थ कैसे समझते हैं। परफेक्शन खुद या तो गलत आंसर हो सकती है या सही आंसर हो सकती है। जियोप्पा कहता है क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? और वो थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं है कि उसे इसका एहसास है या नहीं, लेकिन वो प्रोफाउंड रियलाइजेशन की सिचुएशन तक पहुँच गया है। विडम्बना ये है कि तुम परफेक्शन के जितना करीब पहुँचते हो वो उतने ही दूर होती जाती है। ये वॉरियर के द्वारा अनुभव की जाने वाली जागृति का एक प्रकार है जिन्होंने एक नई दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोली है। फिर हमारा अंशी अंगड़ाई लेने लगता है और वो कहता है ये और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक जाने का मार्ग है। हमारे अंशी से जियोप्पा कहता है कि जल्दी से लोटस पोजीशन में बैठ जाओ। हमारा अंशी कहता है कि लेकिन क्यों सर?
तो वो बोलता है कि जल्दी करो, जो चाले तुम्हारे मन में आती हैं उन्हें दोहराते रहो, रुको नहीं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है सर, और हमारा एमसी अपने मन में उसी स्वॉट टेक्निक का यूज कर रहा होता है और पीछे से जियोप्पा भी हेल्प कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अरे उसे तो देखो। और हमारे एमसी की बॉडी से ब्लू कलर की ऑरा निकलती है जिससे एक जोरदार प्रेशर रिलीज होता है और हवा चलने लगती है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आपकी स्टेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपकी हेल्थ 5,30,000 से बढ़ गई है, आपकी हेल्थ 10,30,000 से बढ़ गई है, अब आपकी हेल्थ 12 लाख हो गई है, आप सुप्रीम मास्टर पे ब्रेक थ्रू कर लिए हैं, आपकी कॉम्बैक्ट पावर 50 लाख से बढ़ गई है, अब आपकी करंट कॉम्बैक्ट पावर 59 लाख हो गई है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, अब आप सुप्रीम मास्टर पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। फिर हमारा एमसी अपने रूम में आ जाता है और सिस्टम पे लिखा होता है आपने फुल सर्कुलेशन को अनलॉक कर लिया है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सुप्रीम मास्टर, मुझे खुद को ऐसा कहलाना अजीब लगता है। इस सिस्टम पे फिर से नोटिफिकेशन आता है, लिखा हुआ होता है आपने अनट्रासीएबल फैंटम स्टेप को लर्न कर लिया है और एलिमेंट टेक्निक में से फुट टेक्निक। तो दूसरी नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ होता है माइंड रीडिंग पैसिव स्किल एडवांस हो गया है और लिस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक को दिखाया जाता है। इल ओनसो स्कूल परफेक्ट पे पहुंच गया है, सोसिंसो स्कूल इंटरमीडिएट पे पहुंच गया है, ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल इंटरमीडिएट पे पहुंच गया है, फोर एलिमेंट टेक्निक्स विंड बिगिनर पे पहुंच गया है। ये सब सुन के हमारे एमसी लेट जाता है और कहता है कि इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना ही ताकतवर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है और ये कि मजबूत बनने की चाबी केवल टेक्निक में नहीं है। ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है बेशक, लेकिन तुमको मार्शल आर्ट की प्रकृति की बुनियादी समझ की जरूरत है। केवल मार्शल आर्ट की वास्तविक प्रकृति को समझकर क्या आप इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? मैंने अभी उपलब्ध मार्शल आर्ट टेक्निक सीख ली है, इसलिए वो रास्ते गायब हो गए हैं। अगला मैं एक मिशन एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा, मुझे किसे चुनना चाहिए? शायद मैं गोनमा से शुरुआत करूंगा। सिस्टम पे लिख के आता है गोनमा चियोन का 4th डिसाइपल और हमारा एमसी अपने मन में कहता है पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आप में अभी भी कुछ चीजों की कमी है, आप अभी इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप तैयार हो तो वापस आ जाना, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। उस मामले में मैंने सुना है कि आपने फुल सर्कुलेशन अनलॉक कर दिया है, बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन ये मेरे लिए आपको मिशन देने का सही समय नहीं है, 1 या 2 साल बाद वापस आइएगा, ह्यूगो ये कहता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से मैं बस आखिरी से शुरू करूंगा। तभी हमारे एमसी के गेट पे नॉक होता है और कोई कहता है कि क्या आप सर हैं, मैं अंदर आ सकता हूँ? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तभी एक बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये पर्सन एल्डर बेखून सामा के लिए नौकर के रूप में काम करता है, उसका नाम नोसम है और वो हर दिन मेरे लिए खाना लाता है। और वो बंदा बोलता है कि वेल सर, कहा जाता है कि एक दिन बेगम सामा डिप्टी कैप्टन के ऑफिस में रुके, लेकिन डिप्टी कैप्टन वहाँ नहीं थे और जब हम उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे बेक्यूम सामा को अंगीठी में एक मार्शल आर्ट का टुकड़ा मिला जो अभी तक जलाया नहीं गया था। इस बारे में अपने आप से विचार करने के बाद कि इसके साथ क्या किया जाए, उन्होंने इसे सीक्रेट रूप से बाहर अपने सहायक को दे दिया। यही से प्रॉब्लम शुरू हुई। बुक प्राप्त करने के बाद उसका हेल्पर अचानक गायब हो गया। इसका मतलब है उसने डेमन कल को छोड़ दिया होगा और मैदानों की और अपना रास्ता बना लिया होगा। हमारा एमसी उस बंदे से कहता है वो बिना किसी की सूचना के भागने में कैसे सफल हो गया? क्या वो मर चुका है या फिर यह पॉसिबल है कि डिप्टी कैप्टन ने उससे छुटकारा पा लिया हो? तो नौकर बोलता है कि उसका शव नहीं मिला है और एल्डर बेक्योन वही है जो डिप्टी कमांडर के ऑफिस में थे, उनके हेल्पर नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस समय एल्डर बेक्योन के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर डिप्टी कैप्टन ने जानबूझकर ये किताब वहाँ छोड़ी है और अगर एल्डर बेक्योन ने कुछ किया तो वो डिप्टी कमांडर के जाल में फंस जाएगा। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या डेमन कल्ट के अंदर किसी प्रकार का सत्ता संघर्ष है? और हमारा एमसी उससे कहता है तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो बंदा बोलता है कि अगर एल्डर का हेल्पर डेमन कल्ट छोड़ दे तो फिर किसी को उसे ढूंढ कर मार डालना होगा। ये किसी ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन की जरूरत है जो अपने दम पर काम करने के लिए इंडिपेंडेंट हो। तो हमारा एमसी कहता है अपने मन में तो इसलिए वो मेरे पास आया। बेसिकली उन्हें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसके गायब होने की सूचना मिशन के दौरान मरने पर भी किसी को ना मिले। मेरे साथ कोई नहीं है, इसका मतलब है कि अगर मेरे साथ कुछ घटना होता है तो कोई भी चीज मेरे लिए नहीं होगी। और उनका मतलब किसी ऐसे पर्सन से है जो अपने आप कार्य करने के लिए इंडिपेंडेंट हो। क्या वो कोई है जिसकी डेमन कल्ट को परवाह नहीं है? वेल मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस बंदे से हमारा एमसी कहता है क्या मुझे इस आदमी को पकड़ने के बदले में कुछ मिलेगा? तो वो बंदा बोलता है कि बिल्कुल, एल्डर बेक्योन ने कहा कि आप उनसे एक एहसान मांग सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। तो इतना बुरा भी नहीं है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आपको मिशन दिया जा रहा है सर्वेंट
की तरफ से मिशन में दिया हुआ होता है। एल्डर बेओकून का टॉप डिसाइपल मुगी इम मार्शल आर्ट की एक बुक लेकर भाग गया है। मिशन पूरा करने के लिए उसे 1 महीने के अंदर वापस लाओ। रिवॉर्ड डेमन कल्ट के हिरार्की में 31वीं प्लेस पर स्थित बेकहोन सामा का विश्वास अर्जित करें। तो हमारा एमसी कहता है कि तो ये आदमी एल्डर का सबसे बड़ा डिसाइपल था। नौसम ने उन्होंने एक हेल्पर के रूप में बताया, लेकिन एल्डर बेकहोन ने स्पष्ट रूप से उन्हें एक डिसाइपल के रूप में इम्पोर्टेंस दिया। तो फिर उसे मारने के बजाय बेहतर होगा कि मैं उसे जिंदा वापस लाने का कोशिश करूँ। अब जहाँ तक की ये बात है, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। एक विशेष पुस्तक है जो तुमको अपना चेहरा किसी भी पर्सन जैसा दिखाने की अनुमति देती है। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये देखते हुए कि इनाम का एक हिस्सा कल्ट लीडर की सीक्रेट बुक का नक्शा है, मुझे लगता है कि ये सच होगा। 1 मिनट रुको। एल्डर बेओकून का टॉप डिसाइपल मुगी इम मार्शल आर्ट की एक किताब लेकर च्योन उनसे भाग गया है। म्योगी इम और हमारा उससे कहता है कि एक हेल्पर के बारे में किसी भी तरह से वो क्या है, तो वो बोलता है कि एक लीचर मतलब जो किसी का चाटता हो, मतलब जो दूसरे लोगों को चाटने में आगे होता है। हमारा हमसे कहता है कि हाँ वो है, धिक्कार है, उन्होंने एक लीचर को खुद छिपाने की क्षमता थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो भाग गया। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि ठीक है, क्या मुझे चले जाना चाहिए? तो वो बोलता है कि एक और बात है। तो हमारा हमसे कहता है कि वो क्या है? तो वो बंदा बोलता है कि एल्डर बेओकून चाहते हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जाएं जिसे उन्हें मिशन के लिए चुना है। वो मुगी इम को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो आपके लिए डेमन कल्ट से बाहर निकलना आसान बना देगा। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि वो मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है और हमारा हमसे उससे कहता है कि वो कौन है। अभी एक बंदा आता है, वो बंदा कहता है कि मेरा नाम सियोगडू है सर, और उसका स्टेटस दिखाया जाता है। उसका नाम होता है सियोगडू। हेल्थ 3 लाख होता है, इंटरनल एनर्जी 0 होती है, कॉम्बैट पावर 90,000 होती है। सियोगडू कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि क्या वो बिना किसी क्यूआई के भी एडवांस अवेकनिंग तक पहुंच गया है? क्या ये इसका लक है या कुछ और है? तो हमारा हमसे कहता है कि तो सियोगडू हमारी प्लानिंग क्या है? तो सियोगडू कहता है वे डेमन कल्ट के एंट्रेंस द्वार पर एक गार्ड दीवार पर निर्माण कर रहा है। मैं उन्हें कहूंगा कि हम कुछ अच्छी लकड़ी चुनने जा रहे हैं, फिर हम चुपचाप भाग सकते हैं। तो हमारा हमसे कहता है कि ये बढ़िया प्लान है, और क्या तुम अपनी आवाज धीमी रख सकते हो? तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, अब आपके चियोंगे की राजधानी सियोंग के ले जाएगा। फिर हमारा हमसी और सियोगडू निकल जाते हैं घोड़ा गाड़ी में, और हमारा हमसी कह रहा होता है कि ये बहुत कन्वीनियंट है। तो तुम कह रहे हो चाहे वो कैसा भी दिखता हो, क्या तुम इस लीचर को पहचान सकते हो? तो वो बंदा बोलता है कि ये सही है सर, मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब हम बच्चे थे। वो अपना रूप तो बदल सकता है, लेकिन अपनी आदतें और व्यवहार नहीं बदल सकता। वो सच में मरने लायक है। वो हमेशा मेरा अपमान करता था, मुझे बदसूरत सनकी कहता था, और वुमेन को प्रति मेरे अनाकर्षक होने का मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ अगर मैं लाइफ भर अकेला ही रहूंगा? ये कोई अपराध नहीं है। तभी घोड़ा गाड़ी वाला बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। तो हमारा हमसी सिटी को देखते हुए कहता है मैं बहुत समय से इस तरह बाहर नहीं गया था। और वो सोचने लगता है मैं एक कसाई के बेटे के रूप में पैदा हुआ था, और मैंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। और 3 लोग हमारे एमसी को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुमने मेरे डम्पलिंग कैसे चुरा ली? तुम साले चोर हो, मैंने तुम्हें उनकी ओर घूरते हुए देखा। और हमारा एमसी बताता है कि एक दिन जब मैं इस गंदी दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी कुछ लोग मुझसे मिलने आए, और वो लोग बोलते हैं क्या तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे? वो एक क्वेश्चन ही मुझे डेमन कल्ट में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था। उस समय मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। लाइफ में कसाई का बेटा बनने से भी बदतर चीजें हैं। और हमारा एमसी स्माइल दे रहा होता है ये सब सोचकर। पीछे से सियोगडू कहता है कैप्टन सियोली मुझे माफ करिएगा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं बस यही सोच रहा था कि क्या खाऊं। सियोगडू बोलता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, चलो डेबोन इन में कुछ खाने को मिलता है। फिर वो लोग डेबोन इन के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, और सियोगडू कुछ देखता है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर हमें कुछ लोग को दिखाया जाता है जहाँ आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा। तो दूसरा वाला कहता है कि यहाँ भी यही हाल है, मैं इसी का वेट कर रहा था। फिर से कहो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, सबसे अच्छा कौन है? और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। पहला वाला बोलता है कि मैंने कहा कि पेचियो ऑन स्कूल च्योंगे में सबसे अच्छी तलवार टेक्निक है। दूसरा वाला कहता है कि सोही के सामने इस तरह झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुजोंग स्कूल ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है। सियोगडू कहता है कि ऐसा लगता है कि वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कौन सी तलवार टेक्निक बेहतर है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, और हर कोई क्यूरियस है क्योंकि वो लड़ने जा रहे हैं, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर हमारा एमसी और वो दोनों बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मिस जो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? क्या होगा अगर वो गड़बड़ कर दे? तभी एक लड़की कहती है कि गड़बड़ मूर्ख मत बनो। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की कहती है कि वो लोग कायर है,
एक दूसरे को थोड़ी देर तक धमकाएंगे फिर पीछे हट जाएंगे। वो मुझे प्रभावित करने के लिए कठोर अभिनय कर रहे हैं, इतना बेकार है ये। सियोक-डू कहता है कि यहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा है कैप्टन सियोली, और इस लड़की की नजर पड़ती है हमारे एमसी सियोक-डू पे। तो हमारा एमसी सियोक-डू से कहता है कि हाँ, लेकिन अरे क्या तुमने एक साथ मांस के 3 टुकड़े खाए थे? वैसे क्या हमारे पास कोई पैसे भी है? तो सियोक-डू बोलता है कि वेल, मैंने सच में अपना सारा पैसा उस गाड़ी पर खर्च कर दिया, आप चिंता मत करिए। मैं तभी पीछे से सियोक-डू पे अटैक हो जाता है, लेकिन सियोक-डू अपने चॉपस्टिक से उसके अटैक को इजिली से रोक देता है और उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप खाना खाएं सर, मैं इसका ध्यान रख। तभी वो नाटक करने लगता है, ओ नहीं, मुझे लगता है कि मेरा हाथ टूट गया है, और गुस्से में चेयर को फेंक देता है सबके सामने और वहाँ आने लगता है और कहता है कि ये किसने किया? तो एक बंदा बोलता है कि तुम कौन हो, इससे दूर रहो। तभी वो अपने पैर को जमीन पे मारता है और उससे पावर रिलीज होती है और वो लोग डरने लगते हैं। सियोक-डू कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, ये किसने फेंका? तो वो बंदा डरते हुए कहता है कि ये मैं नहीं था, मैंने भी इसे नहीं फेंका। तभी उन दोनों का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तो फिर किसने किया? तुम दोनों ध्यान से सुन, तुम्हें मेरे खाना का भुगतान करना होगा और तुमने मेरे सर को परेशान कर दिया तो तुमको इसके लिए भी भुगतान करना होगा, लेकिन मैं अभी इस बात को छोड़ दूंगा, समझे? तो वो लोग डरते हुए कहते हैं कि हाँ सर, हम लोग समझ गए हैं। तभी पीछे से हमारा एमसी आता है और कहता है कि बस काफी है, चलो चलते हैं। तो सियोक-डू पीछे से कहता है कि काम हो गया। तभी वही लड़की ताली बजाने लगती है और कहती है कि ये काफी इम्प्रेसिव था, और हमें इस लड़की का स्टेटस दिखाया जाता है। इसका नाम सोहा-यू होता है, इसको हम लोग यू बुलाएंगे आगे चल के। और ये मैंगयूम सन मैनर लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर होती है। इसकी हेल्थ 80 होती है, इंटरनल एनर्जी 0 होती है और कैरेक्टरिस्टिक 2 मिशन फुट सोल्जर है। जो कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई वॉरियर। तो ये देख के हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि 2 मिशन, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस वुमेन से मिशन स्वीकार कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि मैं उसके साथ अच्छा बिहेवियर करूँ। तो जू कहती है कि मैंने ऐसा इम्प्रेसिव प्रदर्शन कई वर्षों से नहीं देखा था। वो दोनों इस क्षेत्र में काफी सम्मानित तलवारबाज हैं। वो मार्केबल था। पीछे से सियोक-डू कहता है कि तुम कौन हो? तो ये जू बोलती है कि मैं कितना बेवकूफ थी, मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम सोयू-जू है, मैं मैंगयूम सन मैनर के लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर हूँ। मेरा मतलब डिंग डोंग मारना नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र में हर कोई जानता है कि मैं कौन हूँ। और हमारा एमसी इसको देख के अपने मन में कहता है कि वो बहुत सुंदर है, वो सच में ग्लो कर रही है। और उन दोनों को पीछे से देखते हुए हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो दोनों इसे प्रभावित करने के लिए इतने बेताब थे। इतना ही नहीं, वो मैंगयूम मैनर की ग्रैंड डॉटर भी है, योंगहो में सबसे वेल्थिएस्ट स्टेट। और ये टकला भी शर्मा रहा होता है उसको देख के। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि इस एरिया पर डोमिनेट करने के लिए अकेले उसका नाम ही पर्याप्त है, हालांकि मैं नहीं। और हमारा हमसे उससे कहता है कि म्योनसन में मैनर की ग्रैंड डॉटर को यहाँ क्या लाता है? तो जो बोलती है कि तुम देखो, तुम दोनों जैसे मास्टर को देखकर क्यूरियोसिटी बढ़ गया, इससे मुझे तुमको और बेहतर तरीके से जानने की इच्छा होती है। तो हमारा हमसे कहता है कि हम उतने अच्छे नहीं है जितने तुम सोचती हो। तो जो बोलती है पर्सन जितना ज्यादा पावरफुल होगा, किनारों पर वे जितने ज्यादा खुरदरे होते हैं। तो ये सुन के हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि वो सच में चार्मिंग तो है। तो जो बोलती है तुम यहाँ के नहीं लगते, और तुमको पहनावे और उच्चारण के आधार पर ऐसा नहीं लगता कि तुम मैदान इलाके से हो। तुम कहाँ से हो? हमारा हमसे अपने मन में कहता है उसे तो ये भी संदेह नहीं कि हम डेमन कल्ट से हो सकते हैं। और हमारा हमसे उससे कहता है हाँ, वही के आसपास से हैं। अब हम एक दूसरे को थोड़ा जान गए हैं, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो वो बोलती है कि एक फेवर, लेकिन हम अभी भी मिले हैं। वेल ठीक है, मैं कम से कम तुम्हारी बात तो सुनूंगी। फिर वो दोनों चाय पीने लगते हैं और हमारा हमसे उससे कहता है कि हम किसी को खोज रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम इस एरिया को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसके अलावा क्योंकि तुम मैनर की ग्रैंड डॉटर हो, इसलिए प्रोबेबली तुम्हारे पास जानकारी तक आसान पहुंच होगी। क्या तुम हमारे लिए उनके ठिकानों का पता लगा सकती हो? तो जो बोलती है तुम इस पर्सन के बारे में क्या जानते हो? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वो एक लीचर पर्सन है जो भेष बदलता रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कैसा दिखता है। एकमात्र बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वो ये है कि वुमेन के प्रति ऑब्सेस्ड है और वो डेमोनिक मार्शल आर्ट को यूज करता है। और ये बात कह के अपने मन में कहता है हमारा एमसी, च्योंगी इतने दूर है कि इसे मैदान का हिस्सा भी नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ के लोग डेमन कल्ट से उतने भी भयभीत हैं। और हमारा फिर से कहता है कि उसमें अपनी डेमोनिक प्रकृति को छिपाने की क्षमता है। जब तक वो अपनी शक्तियां का प्रयोग नहीं करेगा उसे पहचानना कठिन होगा। तो जो बोलती है कि तो फिर क्या तुम दोनों भी? तो हमारा हमकी सारी लाता और कहता है कि नहीं, मैं उसे हमारे खिलाफ नहीं करना चाहता। जो लोग सुप्रीम मास्टर नहीं है वो अल्टीमेट मास्टर बनने के कागार पर है। और हमसे अपने मन में कहता है कि डेमोनिक एनर्जी के सबसे प्रवाह को भी नियंत्रित करने में सक्षम है। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं सुप्रीम मास्टर के लेवल तक पहुँच गया हूँ। तो सोगडू
एक बहुत पावरफुल पर्सन है जिसके पास कोई क्यूआई नहीं है जो डेमन कट में शामिल है। तो जो बोलती है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए ये उपकार कर सकूं, बदले में तुम दोनों मेरे लिए क्या कर सकते हो। ये बात सुन के हमारा अंशी कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है, यह सच में एक एहसान से ज्यादा प्रस्ताव है। इमेजिन करो, एक सैनिक एक खतरनाक डेमन वॉरियर को पकड़ता है मैनर लॉर्ड की मदद से। क्या ये ऐसा करने के लिए पर्याप्त रीजन नहीं है? और अपने मन में कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुमको यहाँ कंट्रोल नहीं करने दूंगा। अगर तुम मुझे प्रस्ताव नहीं दोगे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो मुस्कुराते हुए जू कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और हमारा अंशी ये सुन के अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा है, तो फिर मुझे देखना है कि क्या मैं उसे थोड़ा और आगे ढकेल सकता हूँ। तो हमारा अंशी उससे कहता है तो क्या तुम दो और चीजों में हमारी मदद कर सकती हो? हमें रहने के लिए जगह और भरपूर भोजन की जरूरत है, क्या ये पॉसिबल होगा? तो वो बोलती है कि ये इनफ नहीं होगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त वेल्थ हो, अदरवाइज सूचना तक निरंतर पहुंच हो और आसपास के एरियाज को सराउंडेड करना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में मुझसे प्रॉमिस करो कि इस लीचर को पकड़ने के बाद तुम फिर मैनर लॉर्ड में रुकोगे। ये मेरी एकमात्र शर्त है। हमारा अंशी ये सुन के अपने मन में कहता है कि का मतलब उसके सौंपे गए कर्तव्यों से कुछ संबंध है, तो फिर निश्चित रूप से मना करने का कोई रीजन नहीं है। तो हमारा अंशी कहता है कि ठीक है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं और हमारा अंशी कहता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चियोंग में सबसे वेल्थ फैमिली है। तभी एक नौकर आती है। नौकर कहती है कि मिस जू, मास्टर आपको ढूंढ रहे हैं। तो जू कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर। क्यों? वो बताती है कि वो आपके फियोंसे मिस्टर जोंग को अपने साथ यहाँ ले आए हैं। तो जो गुस्से में कहती है मैं उसे पहले ही कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। कहाँ है वो? तो नौकर बोलती है कि वो गॉन्जी पवेलियन में है। तो हमारे एमसी से वो कहती है कि मेरा नौकर आपको आपका कमरा दिखा देगा, प्लीज थोड़ा आराम करके जाइए। मेरे ग्रैंडफादर मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उनके पास जाऊं। तो हमारा एमसी कहता है ठीक है। फिर हमें गॉन्जी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां एक बुढ़ा और एक बंदा बैठा हुआ होता है। एक बुढ़ा कहता है कि सोई जू थोड़ी देर के लिए बाहर गई होगी, मुझे माफ करना कि तुमको इंतजार करना पड़ा मिस्टर जोंग। और मैं बुढ़े के बारे में बताया जाता है ये वैंगिल जू होता है और ये मैनर लॉर्ड सिटी का फाउंडर होता है। तो जोंग बोलता है इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने आपसे केवल मीटिंग करने के लिए कहा था क्योंकि मैं उसे देखने के लिए बहुत क्यूरियस था सर। अभी वहाँ जू आती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं और जल्दी आ जाती। तो वो बुढ़ा बोलता है कि तुम वहाँ हो ग्रैंड डॉटर, जल्दी आओ इधर। तो जू जोंग से कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह आओगे। को देख के ये भी थोड़ा मदहोश हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना मिस, मैं सच में तुम्हें देखना चाहता था। तो उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि यही एकमात्र रीजन नहीं है, मिस्टर जोंग ने मेरे लिए कुछ काम निपटा दिए और वापस आते समय हम एक दूसरे से टकराए। आओ बैठो इधर। सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी का दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कहता है कि हाँ, आखिरकार मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ। मैं कुछ समय तक इस सही टेक्निक के विचार से इतना प्रभावित रहा, मैं प्रैक्टिस करना भूल गया। ये क्या है और 4.5 स्पीड का क्या मतलब है? तभी सीओ2 कहता है आप क्या सोच रहे हैं बॉस? तो हमारा एमसी कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम दरवाजे के पास खड़े होकर क्या बातें सुन रहे हो? तो वो बोलता है कि हर कोई मिस जू के फियांसे के बारे में बात कर रहा है, बस ये जानने को उत्सुक था कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका नाम मिस्टर जोंग है, हर कोई उस पर नजर डालेगा। क्या आप भी उससे मिलना चाहते हैं बॉस? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं उसे क्यों देखना चाहूंगा। तो सीओ2 कहता है कि मुझे पता था आप ऐसा कहेंगे। वो कहते हैं कि वो माउंट हुआ सेक्ट से है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि वो कोई अच्छा फाइटर नहीं है। ये बात सुन के हमारा एमसी चौंक जाता है और उससे कहता है माउंट हुआ? क्या तुमने अभी कहा कि वो माउंट हुआ सेक्ट से है? तो सीओ2 कहता है कि हाँ, यही मैंने कहा है। तो हमारा एमसी गुस्सा आ जाता है ये सुन के और कहता है कि चलो चले। तो वही बोलता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ। फिर हमें ये तीनों को दिखाया जाता है। बुढ़ा बोलता है कि अब मैं तुम दोनों को ठीक से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मिस्टर जोंग माउंट हुआ सेक्ट के पावरफुल फैमिली के डिसाइपल है, वो लॉयल और फेटफुल है। इसके अलावा वो एक सम्मानित मार्शल आर्ट मास्टर भी है। तो जो बोलती है कि बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन जो मैंने सुना है कि उसके आधार पर उसने अपनी लापरवाही और अधीरता के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी है। मोreover उनके बारे में कई अफवाहें हैं कि उन्हें महिलाओं से बहुत ज्यादा लगाव था। तो बुढ़ा कहता है कि जो मुझे तुमको ये बताते हुए खेद है, लेकिन हीरोज और वॉरियर हमेशा महिलाओं से घिरे रहते हैं जब तक वो आनंद लेते हैं और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जोंग बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा बिहेवियर बेकार है। मिस जू ऐसी अफवाहें फैलाई है जो आपको परेशान करती है। इस संबंध में चिंता की कोई बात नहीं होगी, मैं अपनी फैमिली की कसम खा के कहता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। हमारे हमसी भी
वहीं खड़ा होता है। जोंग बोलता है कि वैसे क्या ये सब लोग मुझे देखने आए हैं? तो जू बोलती है कि तुम्हारे फादर का हेल्थ कैसा है, क्या उनकी तबीयत में कोई सुधार हुआ है? तो जोंग बोलता है कि हाँ, हालांकि उसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी कुछ समय लगेगा। तो बुड्ढा बोलता है क्या? लेकिन मुझे कुछ महीने पहले उनका एक पत्र मिला था, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो जियोंग बोलता है कि हाँ, ये सही है, मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। जो मुझे डर है कि अचानक आ जाने से मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया है, बेहतर होगा कि मैं अभी चला जाऊं। तो बुड्ढा बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जोंग? तो जोंग बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम अभी भी आया है। हमारा एमसी सियोकडू से कहता है वो सच में माउंट वासेक्टी से है? तो सियोकडू कहता है कि जाहिर है, क्यों? तो हमारा एमसी कहता है मैं पहले कहा था कि अगर तुम मुगी इम से टकरा गए तुम निश्चित रूप से उसे पहचान लोगे, है ना? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ सच में? ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में मौजूद है। फिर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है और उसका असली नाम दिखाया जाता है, मुगी इम, फर्स्ट डिसाइपल एल्डर बेक्योंग का। हेल्थ 4 लाख, इंटरनल एनर्जी 1,20,000, कॉम्बैक्ट पावर 16,80,000। और अपने मन में कह रहा होता है हमारा एमसी, शायद असली जोंग पहले ही मारा जा चुका है और मुगी ने उसका शरीर चुरा लिया है। मैं जानता था कि वो पावरफुल है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उसमें 16,80,000 की कॉम्बैक्ट पावर होगी। और वो बूस्ट चीज क्या है? मैं उनकी इस एडिशनल एबिलिटी को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन मुझे उसे हराने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। जू के पास मेरे लिए 2 मिशन है। अगर मैं उसे लड़ते समय डेमोनिक कार्ड का यूज करूँ, क्या मिशन गायब हो जाएगा? अब मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। शायद मुझे बस उसका पीछा करना चाहिए और बाद में उसे बाहर ले जाना चाहिए, तभी वो भी नोटिस कर लेता है। और हमारा एमसी कहता है कि क्या उसने कुछ नोटिस किया? सियोकडू कहता है क्या आपको लगता है कि वो वही है बॉस? और जोर से चिल्ला के कहता है अगर मैं उसे देखूं तो तुरंत पहचान लूंगा, लेकिन वो नहीं है बॉस, मैं कसम खाता हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये पागल सियोकडू। जोंग कहता है वो दोनों निश्चित रूप से अलग है। तो जू कहती है कि वो मेरे मेहमान है। तो जू कहता है गेस्ट, आप यहाँ चियोंग में उनके जैसे वॉरियर अक्सर नहीं दिखते हैं। तो जू कहती है क्या वे आपको इतने पावरफुल लगते हैं मिस्टर जोंग? तो ये बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं है। और हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि क्या ये सही नहीं है जेंटलमैन? तो सियोकडू कहता है कि खैर हम कुछ खास किस्म के हैं। मिस जू हमारी मार्शल आर्ट स्किल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। तो ये बोलता है कि सच में? हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि हम किस प्रकार की मार्शल आर्ट स्किल का यूज करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैं पहले से ही एक गैर डेमोनिक क्यूआई टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। जू कहती है जोंग से तुम कितने बेकार हो, तुमको क्या लगता है तुम मेरे मेहमानों के साथ क्या कर रहे हो? तो जोंग कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मिस जू, मैं तो बस उनका अभिवादन करना चाहता था और देखो कि वो कैसे हैं। मुझे माफ करना जेंटलमैन। तो सियोकडू कहता है कि ये सब ठीक है। तो जोंग कहता है कि खैर मुझे अब चलना चाहिए। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि मुझे ये कमीना पसंद नहीं है और उसके सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे? और वो भी ये सुनकर चौंक जाता है। और हमारा हमसे कहता है कि क्या तुमने सोचा था कि तुम हमेशा के लिए छिपे रह सकते हो? क्या तुम केवल अपनी डेमोनिक स्वभाव को छुपाकर और कोई और होने का दिखावा करके ऐसा कर सकते हो? तो वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा हमसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, तुम अधिकतर लोगों को मूर्ख बनाने में एबल हो सकते हो। और हमारा हमसे अपने स्वर्ण निकालने लगता है और कहता है कि लेकिन तुम चाहे जो भी करो तुम मुझसे चुप नहीं सकते। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपने मूगी का वीकनेस ढूंढ लिया है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मिशन नोटिस, विंडो एक्टिवेट, और 3 ऑप्शन दिया हुआ होता है। कैमोफ्लैग नहीं सीख सकते जब तक आप मूगी इम पर कब्जा नहीं कर लेते। दूसरा, और अगर तुम इस सिचुएशन में डेमोनिक मार्शल आर्ट का यूज करते हो तो तुम जो से मिशन स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपके कार्यों के परिणाम किसी भी नॉर्मल मार्शल आर्ट वॉरियर की जान जाती है तो आप जो से मिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वार्निंग, जो अगर मूगी इम डेमोनिक मार्शल आर्ट का यूज नहीं करता है तो आपको मार्शल आर्ट की दुनिया का दुश्मन करार दिया जाएगा। अगर सोकडू मर गया तो आप इस मिशन में असफल हो जाएंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि इन्फॉर्मेशन वार्निंग, क्या इस मिशन में कोई शर्तें हैं? ऐसा लगता है कि मुझे डेमोनिक मार्शल आर्ट का यूज करने से बचना होगा। ऐसे मिशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है जिसमें संभावित पुरस्कार हो, मैं बस केयरफुल रहूंगा। तभी हमारा एमसी एनिमी को अप्रोच करने का ऑप्शन चुन लेता है और नॉर्थ साइड चला जाता है और हमारा एमसी उसके पीछे चला आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो भी कोई टेक्निक का यूज करके हमारे एमसी को अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन फिर भी हमारे एमसी का अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे उसका हेल्थ और इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। ये देखिए हमारा एमसी कहता है कि उसने क्यूआई फॉर्सिबल यूज किया, मेरी तलवार उसे भेदने से पहले ही उछल गई, मैं उसे कमजोर करने की आशा कर रहा था। तो लोग कह रहे होते हैं कि वो लड़ रहे हैं, उस आदमी ने अभी अभी मिस्टर जोंग पर हमला किया, भागो यहाँ से, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। हमारा एमसी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिस्टम पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आती है, बुल्स आई, आपने मुगी इम को 40,000 से ज्यादा की डैमेज पहुंचाई है, आपने 30,000 डैमेज पहुंचाई है, आपने 50,000 डैमेज पहुंचाई है। और हम देख रहे होते हैं कि हमारा एमसी उस पर भारी पड़ रहा होता है। मुगी इम बोलता है कि रुको रुको, मुझे मत मारो। तो हमारा एमसी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो वो बोलता है कि क्या? तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें मिस्टर जोंग को बचाना है, जल्दी करो, वहाँ पर चलो। तो हमारा एमसी
एमसी कहता है कि क्या तुम लोग म्योंगसन मैनर के वॉरियर हो, कितना बेकार है। और हम अपने मन में कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनसे लड़ने का इरादा नहीं रखता, लेकिन यह विंडोज बार बार खुलती रहती है। ये इतना कष्टदायक है कि मुझे उन्हें मारे बिना ही उनसे उनके हमलों से बचना होगा। इसके अलावा इन लोगों की वजह से मैं ये भूल गया कि मुगी इम कहाँ है। तुम सच में बहुत परेशान करने लगे हो। और हमारा एमसी अपना एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो लोग वहीं इंजर्ड हो जाते हैं और वहाँ गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और सिस्टम पे लिख के आता है कॉम्बैट स्टाइल टर्न बेस्ड फाइट ऑन। हमारा एमसी कहता है कि वहाँ इससे वे विंडो दिखाई देना बंद हो गई है, अब यहाँ अच्छा और शांत माहौल है। तभी सियोगडू आता है और कहता है कि क्या बॉस आप ठीक है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो ठीक है, मैं सियोगडू को उन पर हमला करने के लिए कह सकता हूँ, प्रोबेबली उस पर भी मेरी तरह कोई प्रतिबंध नहीं है। सियोगडू कहता है तो वो आदमी अभी मुगी इम था। तो हमारा एमसी कहता है कि चुप रहो, तुम्हें इन लोगों से निपटना है लेकिन उन्हें मारना मत। तो वो बोलता है कि ठीक है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब बारी बारी से फाइट की ओर लौटते हैं। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि नॉट लाउड, आपने पहले ही टर्न बेस्ड फाइटिंग ऑन को यूज कर लिया है, अब आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि वो ठीक है, मैं भूल गया कि मैं जब चाहूँ तब कॉम्बैट स्टाइल को नहीं बदल सकता। आज कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मैं सिमुलेशन मोड में लोगों के स्टेट्स नहीं जांच सकता। लगता है मुझे इस भीड़ में खुद ही उसे खोजना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भाग नहीं पाएगा। क्या वो कार्य है जो क्षमता को बढ़ाता है? ये एजेंट एब्जॉर्प्शन, ये एक प्रकार की डेमोनिक मार्शल आर्ट टेक्निक है जो दूसरों के बॉडी को एनालाइज कर लेती है। मुगी इम निसंदेह इसका प्रयोग उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए किया और वो इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि वो कहाँ छिपा है, उसने अपना भेष बदल लिया है और मैं लोगों की स्टेट्स विंडो नहीं देख सकता। भी एक बुड्ढे को हमारा एमसी देखता है, वो बुड्ढा कहता है कि अरे यहाँ और भी बॉडी है। और लोग कह रहे होते हैं कि वॉरियर वो उस रास्ता गया, वो महिला की ओर। तो हमारा एमसी सुन लेता है, तो वो बुड्ढे के पास आता है और हमारा एमसी कहता है कि कहाँ। तो वो बोलता है कि वो उस तरफ। तभी कहता है कि सच में कहाँ। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम से वही फैम्पटन निकलता है और फैम्पटन वहाँ से जंप करता है। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्यों। तभी हमारा एमसी पे वो बुड्ढा अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज करके उड़ जाता है आसमान में और कहता है कि मुगी तुम बास्टर्ड, मैं सोच रहा था कि शायद उसने एक बूढ़े आदमी का वेश धारण कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी देखता है कि वहाँ कोई नहीं रहता और कहता है कि अरे क्या उसने फिर अपना रूप बदल लिया। और भाग कर जाने लगता है और ढूंढने लगता है और कहता है कि ये उसे ढूंढने के लिए सबसे खराब जगह है। तभी वहाँ रुक जाता है और हमारा एमसी एक लड़की के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने उसे देखा। तो वो बोलती है कि नहीं सर। तो हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है वो नहीं है, उसने डेमोनिक मार्शल आर्ट नहीं सीखी है और मैं उसकी नस देख कर बता सकता हूँ कि उसमें कोई क्यूआई नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। हमारा एमसी इधर उधर देख रहा होता है और कहता है कि मुगी इम कहाँ है। तभी फिर से फैंटम निकलता है और हमारा एमसी अपना एक स्लैश मारता है जिससे एक बंदा वहीं मर जाता है। हमारा एमसी भी उससे घायल हो जाता है। हमारा एमसी कहता है क्या ये मेरे पीछे वाली औरत नहीं थी, तो फिर आखिर मुझ पर हमला किसने किया। और वो सोचने लगता है रुको, क्या वो बच्चा था जिसे वो पकड़ी हुई थी। अरे क्या वो कैमोफ्लैग के साथ ऐसा कर सकता है। ओ गॉड डैम इट, मैं उसे इस तरह कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। तभी वो बुढ़ा आ जाता है और कहता है कि तुरंत हमला करना बंद करो, बैठ जाओ। और मेरा मतलब है मैंक्स्यूमन मैनर के सभी लोग सिर्फ वॉरियर नहीं है। और एक से पूछता है मुझे बताओ कैप्टन, क्या सच में हमारे बीच एक डेमन वॉरियर है। तो वो कैप्टन बोलता है कि हाँ सर, हम महिलाओं और बच्चों के मृत अवस्था में पाते रहते हैं जिनका एसेंस चूस लिया गया है। तो टकला बोलता है कि जो क्या तुमने यंग कहा, क्या तुम एक ऐसे लीचर की तलाश में हो जो अपना भेष बदल सके। तो जू कहती है कि हाँ ग्रैंडफादर, जब हम पहली बार मिले थे तो उन्होंने मुझे यही बताया था। तो बुढ़ा कहता है कि मिस्टर जोंग के बारे में क्या, वो कहाँ है। तो कैप्टन कहता है कि सर उस आदमी के साथ फाइट के दौरान वो गायब हो गया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मिस्टर जोंग थे। तभी हमारे एमसी बाकी सभी को आवाज आता है तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। हमारा एमसी कुछ देखता है और कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि सियोगडू दो होते हैं। पहले वाला कहता है कि बॉस ये आदमी नकली है, तो दूसरा वाला कहता है कि बॉस ये मुगी ईम है। जो कहती है वॉरियर, क्या उनमें से कोई वो आदमी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो फिर मिस्टर जोंग को क्या हुआ। तो हमारा एमसी कहता है कि ये प्रोबेबली मर चुका है, जिस लीचर को मैं ढूंढ रहा था वो मिस्टर जोंग के वेश में था। पहला वाला सियोगडू कहता है कि बॉस अभी मार डालो उसे जब तक हो सके। दूसरा वाला कहता है कि तुम ही हो जिसे उसे मार देना चाहिए, तुम कमीने लीचर। हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुगी ईम को आवाज से पता है कि वो क्या कर रहा है। वो सियोगडू के सामान ही कपड़े ढूंढने में कामयाब रहे और वो उसकी आवाज की नकल भी कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि एल्डर बेखोन ने
ने उन्हें डिसाइपल के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया। वो एक इनक्रेडिबल रूप से इम्प्रेसिव नकलची है। पीछे से हमारे एमसी से जो कहती है अब क्या करें, हमें ये जानना है कि उनमें से तुम्हारा दोस्त कौन है। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, हम नहीं जानते। हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि लगता है कि तुम किसी बात को लेकर गलत फहमी में हो मूगी, मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुम में से असली कौन है, मैं तुम दोनों को बुरी तरह पीटूंगा। और डेविल सा लुक देता और कहता है कि जब तक तुम खुद को सामने नहीं रखते तुम दोनों तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि एक सियोग्डू पिघलने लगता है और लोग कह रहे होते हैं उसका चेहरा बदल गया है, मैंने अभी देखा वो एक डेमन है, ह्यूमन के रूप में एक डेमन। तभी मूगी इम अपने असली रूप में आ जाता और कहता है कि क्या मैं इस बार बहुत स्पष्ट हो गया था। ओह वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है मैं अब और नहीं भाग रहा हूँ, इस बार कुछ अलग होने वाला है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसके डेमोनिक एनर्जी पहले से ज्यादा प्रबल महसूस होती है, उसने उन सभी लोगों का एसेंस निकाल कर अस्थायी रूप से अपनी पावर बढ़ा ली होगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तो क्या तुम फाइट करना चाहते हो, चल मेरे साथ, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि अपना चाबुक निकाल लेता है और हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और कहता है कि मर जाओ तुम अब। और हमारे एमसी पे बार बार अटैक करता है, हमारे एमसी को कट भी लग रहा होता है। सियोग्डू कहता है कि बॉस इससे बच कर रहो। तभी सियोग्डू पे वो अटैक कर देता है अपने चाबुक से और कहता है कि तुम चुप रहो। हमारे एमसी पे अटैक करते हुए कहता है कि अभी बेहोश होने की हिम्मत मत करना, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, एक बार तुम गिर जाओ तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और अपने बॉडी के त्वचा को टुकड़े टुकड़े करके अलग कर लूंगा। और हम दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को कुछ भी घंटा फर्क नहीं हुआ होता है। और हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत बेकार है, तो वो भी चौंक जाता है। हमारा एमसी कहता है मुझे मत बताओ क्या ये सब कुछ तुम्हारे पास, तो वो गुस्सा आ जाता है, हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। और पीछे से कुछ गार्ड कहते हैं ये डेमोनिक एनर्जी है, वो एक डेमन वॉरियर है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आपने मिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया है, अब आप कैप्चर कर सकते हैं मोगी एम को। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है अब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ, फॉरवर्ड कर चले। तभी हमारा एमसी उसका सर पकड़ लेता है और कहता है अब मेरी पारी है बेवकूफ, पहले मुझे एक बार तुम्हें मारने दो। और हमारा एमसी उसको झापड़ मारता है, फिर से हमारा एमसी उसको झापड़ मारता है और मारने ही लगता है और कहता है और फिर ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, और उसको मार मार कर सुअर बना देता है। और वो बंदा कहता है कि यहीं रुक जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि अब अपने आप को तैयार रखो क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे की एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा। ठीक है चलो ऐसा करते हैं। फिर हमारा एमसी उसको बहुत मारता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारा एमसी उसको बांध के रखा हुआ होता है और हमारा एमसी कहता है कि अच्छा क्या उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। तो सियोग्डू कहता है कि वो टफ है बॉस, उसने मुझे धमकी भी दी। और सियोग्डू पे थूक देता है मुगीम और कहता है कि जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो तुम पहले पर्सन होगे जिसे मैं मारूंगा। तो सियोग्डू कहता है कि तुम छोटे कमीने। तो मुगीम बोलता है कि तुम सोकिया लोगों को मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, तुमको बता दूं कि मुझे इस तरह से इतनी बार टॉर्चर किया गया है कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। तुम्हारे एमसी अपने मन में कहता है कि अभी कुछ समय पहले उसने कहा कि वो हमें वो सब कुछ बताएगा जो हम जानना चाहेंगे, बशर्ते हम उसे मारना बंद करें। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे वेस की पुस्तक की विषय पर वस्तु लिखने को कहा उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो शायद सोचता है कि जब तक वो हमें अपने रहस्य नहीं बताता तब तक वो सेफ है। तुम्हारा एमसी उससे कहता है क्या ऐसा है, तुम सच में हमें नहीं बताओगे। और अपने मन में कहता है कि मैंने मिशन पूरा कर लिया है लेकिन मुझे केवल 2 रिवॉर्ड प्राप्त हुए हैं, एक चाबी और कल्ट लीडर की सीक्रेट बुक के 4 टुकड़ों में से एक, जिसके ठिकाने में एंटर करने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हमारा एमसी उससे कहता है तुम्हें पता है यहाँ आने के रास्ते में मैंने एक लीचर से बात करने का एक निश्चित तरीका सोचा। तो वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा एमसी कहता है कि तुमको जल्दी पता चल जाएगा। और हमारा एमसी उसके गोटे पे जोरदार किक मारता है जिससे उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। और हमारा एमसी कहता है कि गोली मारो, मेरा इरादा दोनों पर निशाना लगाने का था लेकिन मेरा एक पर निशाना चूक गया, इस बारे में मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस बार नहीं चूकूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मुगी हिम रोते हुए कहता है कि नहीं मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं ज्वेल फैमिली से नहीं हूँ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।